देखिए, वो तो अब जब कोर्ट के अंदर चीजें पेश होंगी और उसके आधार पर जो सबूत पेश करेगी सीबीआई या ईडी, उसके आधार पर चीजें तय होंगी कि ये मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था या फिर मामला थोड़ा गड़बड़ था। देखिए, अगर हम सीबीआई और ईडी के बातों को फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते, तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि ये सब बेबुनियाद है, या मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से 2.5 पेज की चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये सब बेबुनियाद हैं और ये बदले की राजनीति के तहत हो रहा है, तो इसको भी फेस वैल्यू पर नहीं लिया जाना चाहिए। मोटे तौर पर हम्म। सवाल ये उठता है कि अ, जो जांच एजेंसियां हैं वो उन लोगों को क्यों बख्श देती हैं जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो यही इसी बात को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी पैदा होती है, कुछ सवाल बीजेपी को के लिए उठते हैं, जिनका जवाब देना उनके लिए वाजिब है, लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहते। अब मनीष सिसोदिया का जो शराब घोटाला है वो साउथ लॉबी के बहाने केसीआर की बेटी तक, कविता तक पहुंचा है, जिसका उल्लेख आपने किया। उसमें एक जो अरुण पिल्लई को गिरफ्तार किया गया था, जो उन्होंने कहा कि वो बेनामी संपत्तियों का नियंत्रण का काम करते थे, जिसमें जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, वाईएसआर कांग्रेस, उनके एक सांसद का नाम है और उनके एक बेटे का नाम सामने आ रहा है। एक आयुर्वेदिक फर्म की कंपनी के मालिक का नाम सामने आ रहा है और उसका किंग पिन कविता को बताया जा रहा है कि एक कार्टेल था। सीबीआई ने कहा कि 100 करोड़ रुपया किकबैक के रूप में, यानी रिश्वत के रूप में मनीष सिसोदिया को दिया गया, जिसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ। ईडी ने आज दिल्ली की अदालत में कहा कि 219 करोड़ रुपए का किकबैक था। तो ये 100 करोड़ और 219 करोड़ में तो बहुत फर्क है। तो 100 करोड़ सच है या 219 करोड़ सच है या कुछ भी सच नहीं है, आज की तारीख में कम से कम मैं तो ये स्थिति में नहीं हूं बताने की। लेकिन ईडी ने जो 7 दिन के लिए मनीष सिसोदिया को अपनी हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए, और जो ईडी में हवाला के संबंध में जो मामला दर्ज किया गया है, वो बड़ा गंभीर है, जो बताता है कि मनीष सिसोदिया के बहाने अरविंद केजरीवाल तक पर शिकंजा कसा जा सकता है। और चूंकि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है वो ये कहता है कि ईडी के किसी अधिकारी को कन्विक्शन होना चाहिए। इन वो वो उनको लगे कि हाँ भाई, इसमें पीएमएलए का मामला बनता है, तो वो मामला दर्ज कर सकता है। और जो आरोपी पार्टी है, उसका उस पर ओनस है कि वो साबित करे कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। और इसमें मनी ट्रेल को फॉलो करना बड़ा आसान है, लेकिन मनी ट्रेल को उस रूप में फॉलो कई बार नहीं किया जाता। तो मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं, साथ ही साथ केसीआर की मुश्किलें बढ़ रही हैं, राबड़ी देवी के परिवार पर अलग छापे पड़े हैं। तो मोटे तौर पर क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना है, विपक्ष के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना है, कि ये सब चोर है, ये सब लुटेरे हैं, ये सब रिश्वतखोरी में लिप्त हैं, और ये सब एक हो गए हैं जांच एजेंसियों ने जब से कार्रवाई शुरू की है, और ये मोदी को हटाना चाहते हैं ताकि ये सत्ता में आए और जांच एजेंसियों पर इनका कब्जा हो जाए, और फिर कब्जा हो जाए तो फिर अपने खिलाफ मामलों को वापस ले ले। तो ये नैरेटिव सेट करने की क्या बीजेपी की एक मुहिम है? एक, अगर ये मुहिम है तो क्या विपक्ष इसका कोई तोड़ निकाल पा रहा है? दो, तीसरा, जांच, अगर विपक्ष के नेता वाकई में बेकसूर है और बिल्कुल पाक साफ है, तो फिर वो जांच एजेंसियों से डर क्यों रहे हैं? तमाम सबूत, अब जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में कहा जा रहा है कि भाई सबूत तो डॉक्यूमेंटेड है, वो तो अभी तक सीबीआई के पास आ चुके होंगे, ईडी के पास आ चुके होंगे। तो फिर किस बात की गिरफ्तारी, किस बात की जांच, और किस बात का ये कहना कि मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच के काम में? जब आपके पास सारे कागजात हैं तो आप क्या सहयोग मान रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से कुछ को वादा माफ गवाह बनाया गया है, कुछ को अपने काबू में लिया गया है, और वो जो भी आरोप लगा रहे हैं उनका सबूत मनीष सिसोदिया से मांगा जा रहा है, जैसा केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मेरे पास कोई कोई सबूत इस बात का नहीं है। तो ये कहानी कुल मिलाकर घूमती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है टाइमिंग को लेकर भी।
जब से जो 8 दलों ने लेटर लिखा, उससे पहले मनीष सिसोदिया वाला मामला तो हो गया था, लेकिन तेजस्वी यादव, राबड़ी परिवार पर उसके बाद छापा पड़ता है और उसके बाद ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हरकत में आती हैं। 2004 से 2009 के बीच में जैसे लालू का मामला था, तो चलिए हम मान के चलते हैं कि 2014 तक यूपीए सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन 2014 से अब 2023 आ गया, तो 8 साल 9 साल में सीबीआई को इतना वक्त क्यों लगता है? आखिर इतना वक्त क्यों लगता है और देर से किश्तों में क्यों जागती है सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी किश्तों में क्यों जागती है और उसके टाइमिंग को लेकर क्यों सवाल उठते हैं? फिर शुभेंदु अधिकारी को बख्श दिया जाता है, हेमंत बिस्वा शर्मा को बख्श दिया जाता है, मुकुल राय को बख्श दिया जाता है और भी कुछ लोगों को बख्श दिया जाता है। महाराष्ट्र के एक दो बीच नेता कहते हैं जो शिवसेना में एकनाथ शिंदे गुट में चले गए थे कि अब चैन की नींद सोएंगे, अब कोई नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि हम पाला पलट चुके हैं, जो बीजेपी की लॉन्ड्रिंग मशीन है उसमें आ चुके हैं। तो ये सारी बातें क्यों कही जाती हैं? तो इसलिए कुछ सवाल उठते हैं। उन सवालों का सबसे बड़ी बात जो मेरे दिमाग से निकल गई थी, अब अचानक याद आई, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसमें लाख सवा लाख करोड़ रुपया मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इधर उधर जाने का आरोप लगता है। मैं आरोप की बात कर रहा हूं, लेकिन यही आरोप ही तो है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, आरोप ही तो है दूसरे नेताओं के खिलाफ। तो ईडी क्यों नहीं जागता? ईडी क्यों कार्रवाई नहीं करता? अब ये 100 करोड़ या 219 करोड़ रुपया बड़ा होते हैं या फिर 1 लाख सवा लाख करोड़ रुपया बड़ा होते हैं, इसका अंदाजा तो आप कोई भी बच्चा, जो दूसरी क्लास का जो गणित का बच्चा है वो भी जो बता सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।